नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया का शेष भाग, जो कि अरविंद कुमार सिंह जी द्वारा रचित है। बच्चों, कल हमने पत्रों की महत्ता की जानकारी हासिल की थी। आज हम शेष भाग को पढ़ेंगे। यहाँ पर लेखक ये कहने चाह रहा है कि देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी पुरखों की चिट्ठियों, यानी जो उनके पूर्वज हैं, दादा परदादा, जिस समय ये साधन उपलब्ध नहीं थे एसएमएस और ईमेल के, तो उस समय चिट्ठियों के माध्यम से ही लोग अपने मन के विचार जो सामने रखते थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को विरासत के तौर पर संभाल के रखते हैं, और इसमें बहुत सारे बड़े लेखक शामिल हैं। पत्रकार, उद्यमी यानी कि जो उद्योग धंधे चलाते हैं, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। यहाँ पर लेखक ये कहना चाहता है कि ये सब जो हैं पत्रकार, कवि, प्रशासक, किसान वगैरह वगैरह, तो इनकी रचनाएं जो है एक खोज करने का विषय है, यानी कि हम लोग इन पर एक खोज भी कर सकते हैं। अनुसंधान का मतलब होता है खोज करना, रिसर्च करना। अगर आज जैसे संचार साधन होते, लेखक यहाँ पर कहने जा रहा है जैसे आज संचार के साधन उपलब्ध हैं, ऐसे अगर उस समय होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, तो पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, यानी कि वो अपनी पुत्री को कभी फ़ोन नहीं करते। वो इतने बिजी थे, मतलब उनके पास वो समय की बहुत ज़्यादा कमी थी, वो पत्र कभी नहीं लिखते, फ़ोन पर करते। जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं, उनके लिखे हुए जो पत्र आज भी जो संग्रहालय में रखे हुए हैं, और देश के करोड़ों लोग उन्हें देखते हैं, पढ़ते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं, यानी कि इंस्पायर भी होते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, लेकिन ऐसे में संदेशों को जल्दी ही भूल जाया करते हैं। बिल्कुल सही ये बात कही है यहाँ लेखक ने। ऐसा हमेशा ही होता है कि ऐसे में संदेश जो होते हैं हमें वो डिलीट करना ही पड़ता है, या फिर हम उन्हें भूल जाते हैं। लेकिन पत्र अगर सहेज कर रख लेते हैं, जब भी वो हमारे सामने आते हैं तो उनमें लिखी बातें हमारे मन को तरोताज़ा कर देती हैं, और हमारे जो उसमें बात लिखी हुई है वो हम दोबारा दोहराते हैं, हमें याद आ जाती हैं। जबकि एसएमएस के माध्यम से ऐसा नहीं होता। कितने संदेशों को हम सहेज कर रख सकते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार धरोहर उनके द्वारा लिखे पत्र ही हैं, यानी पत्रों के माध्यम से हम उन लोगों को याद भी करते हैं जिनके पत्रों को हम पढ़ते हैं। भारत में श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जाता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश काल और समाज के जानने समझने का असली पैमाना है। यहाँ पर लेखक ये बताना चाह रहा है कि दुनिया के ऐसी बहुत सारी हस्तियां हैं, बहुत सारी प्रसिद्ध हस्तियां हैं, जिनको उनके पत्रों के माध्यम से उन्हें जानने समझने का हमें मौका मिलता है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जब अंग्रेज अफसर अपने परिवारजनों को पत्र लिखते थे, वो आगे चलकर बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक बन गए, और इन पत्रों ने यह साबित किया कि संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए है। यानी कि जो संग्राम हुआ अंग्रेजों के आने पर, जो भारत में संग्राम हुआ, वो किस कदर वह मजबूती लिए हुए है। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र आते थे, और उन पे क्या लिखा होता था, केवल महात्मा गांधी इंडिया पता लिख देते थे। बच्चों, आपको पता होगा कि पत्र जहां हम भेजते हैं तो उस पर जो है पत्र प्राप्तकर्ता का पता उस पर लिखा होता है। लेकिन महात्मा गांधी को बहुत सारे पत्र आते थे, दुनिया भर से आते थे, कोने कोने से दुनिया के। तो उन पर केवल यही लिखा होता था, महात्मा गांधी इंडिया। और वे जहाँ भी रहते थे वहां पहुंच जाते थे, क्योंकि डाकियों को पता था कि महात्मा गांधी कहाँ पर हैं, और वो इसी नाम से पहुंच जाया करते थे। आजादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। दिग्गज का मतलब बहुत जो बड़ा आदमी होता है उसे कहते हैं। यानी आज़ादी के आंदोलन में जो बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां थी, उन्होंने जो भागीदार लिया आंदोलन में, उसमें गांधी जी भी थे। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। यानी कि पत्र, उनका लिखने की जो कला थी वो बहुत ही अच्छी थी।
और पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोर नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था, उसी समय वे उसका जवाब भी लिखते थे। उसमें देर नहीं करते थे पत्र का जवाब लिखने में। वो तुरंत उसका जवाब लिखते थे। अपने हाथों से ज़्यादातर वो पत्र का जवाब देते थे, किसी से लिखवाते नहीं थे। खुद ही वो पत्र लिखते थे और जब लिखते-लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करता, तो बाएँ हाथ से भी लिखने लगते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब है कि महात्मा गांधी ने बहुत सारे जो आंदोलन में जिन्होंने भागीदार किया, उनके बहुत सारे पत्र जो उन्होंने अपने परिवारजनों को लिखे होंगे, वो बहुत सारे पत्र मिलते हैं। और वो पत्र प्रशस्ति पत्र कहते हैं, प्रशंसा पत्र यानी तारीफ करने वाला जो पत्र होता है, उसको कहा जाता है। तो उसके समान ही वो पत्र माने जाते हैं। और कई लोग तो उन पत्रों को, जैसे हम फोटो का फ्रेम करा के दीवार पर टांग देते हैं, वैसे ही लोग प्रशस्ति पत्र समझ के उन पत्रों को फ्रेम करा के रख लेते थे। ये पत्रों का जादू है। यहाँ पर लेखक जादू कह रहा है पत्रों का। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि जो किताबें लिखी हैं, जिनके बारे में हमें अपने पूर्वजों की जानकारी मिलती है, उनका माध्यम सिर्फ पत्र है, क्योंकि पत्र के माध्यम से ही हमें जानकारी मिली और उसी जानकारी के आधार पर ही किताबें लिखी गई हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। बच्चों, दस्तावेज कहते हैं प्रमाण संबंधी जो कागजात होते हैं, एक प्रमाण पत्र जो होता है, तो वो पत्र जो है एक प्रमाण पत्र का काम करते थे। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र, हमको लिखो कहा, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत ये सब क्या ही पुस्तकें हमें देखने को मिल जाएंगी। और ऐसा माना जाता है कि प्रेमचंद्र खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। प्रेमचंद्र बेटा इनको साहित्य लेखकार के लेखक थे इन्हें, और बहुत बड़े लेखक थे। और जो इनके द्वारा लिखे हुए जो पत्र हैं, वो जो नए लेखक हैं, उनको बहुत प्रेरणा मिलती है उनके द्वारा लिखे पत्रों से। इसी प्रकार नेहरू और गांधी जी के जो द्वारा लिखे गए पत्र, रवीन्द्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। ये सब लोग पत्रों के माध्यम से ही अपने मन के भाव प्रकट करते थे, जो कि आज प्रेरणा स्रोत है। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ था। बच्चों, ये याद रखने वाला शब्द है महात्मा और कवि। इस नाम से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आप जरूर जानते होंगे। उनके बीच 15 से 41 के बीच में पत्राचार का संग्रह रहा, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। यानी कि वो किस दौर से गुजरे, क्या क्या कार्य किया, क्या क्या कठिनाइयां उन्होंने सही, सब कुछ जो है मिल जाता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत ही पुरानी है, पर इसका असली विकास आजादी के बाद हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग की है। यानी कि गुडविल जो सबसे अच्छी जो छवि होती है, वो सबसे ज़्यादा किसकी है? डाक विभाग की है। इसकी एक खास वजह ये है कि लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर-घर तक इसकी पहुँच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। यहाँ पर लेखक ये कहना चाहता है कि पत्र वहाँ भी पहुँच सकते हैं जहाँ एसएमएस नहीं पहुँच सकता। यहाँ पर हम ईमेल वगैरह जो आज के उन्नत साधन है, यानी कि बहुत ही अच्छे साधन है, ऊंचाई पर पराकाष्ठा लिए हुए, ठीक है, तो वहाँ पर चिट्ठी पत्री जो है आसानी से पहुँच सकती है। यही वजह है कि आज भी जो है पत्रों की महत्ता बनी हुई है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हों, दुर्गम यानी बहुत ही घने जंगल होते हैं जहाँ पर रास्ते भी नहीं होते जाने के लिए, सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती है, ऐसे जगहों पर भी लोग रहते हैं। फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग। बच्चों, ढाणियों कहते हैं जिनका कोई स्थायी निवास नहीं होता। जैसे कहीं पर टेंट लगा लेते हैं, फिर कुछ दिनों बाद वहां से उखाड़ कर कहीं और टेंट लगा लिया, तो इस तरह के लोगों को
ढाणियों में रहने वाले लोग बोला जाता है। ठीक है। आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। यहाँ पर लेखक ने बताया है, चाहे वो कहीं भी रह रहा हो वो व्यक्ति, लेकिन पत्र पाने का उनका बेसब्री से इंतजार होता ही रहता है, क्योंकि उनके भी जो रिश्तेदार हैं, जान पहचान वाले मित्र घर और भी तो जिनसे उनके व्यक्तिगत संबंध हों, वो दूर दराज रहते हैं, तो उनके पत्रों का इंतजार उनको रहता है। एक तो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं, और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। यहाँ पर लेखक ये कहना चाह रहा है कि जो इसकी बहुत बड़ी एक भूमिका दिखाई दे रही है हमको। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। यहाँ पर लेखक ये कहना चाह रहा है कि जो देहात में लाखों गरीब लोग रह रहे हैं, काम करने के लिए उनके घर के लोग जो बाहर दूर रह रहे हैं, तो वो डाक के माध्यम से ही पैसे भेजते हैं, ताकि उनका घर चलता रहे, उनकी अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। तो मनी ऑर्डर भी डाक के द्वारा भेजा जाता है। गाँव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाक या देवदूत के रूप में देखा जाता है। लेखक ने यहाँ पर बिल्कुल सही बात की है। जो गाँव में गरीब बस्तियाँ हैं, तो वो मनी ऑर्डर लेकर जो डाकिया आता है, उनके लिए तो वो देवदूत के समान है, क्योंकि वो उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं, और उन्हीं से उनकी अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। अगर डाक विभाग न होता तो ये सुविधाएं उनको शायद नहीं मिल पाती, और उन्हें बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता। इसलिए वो उन्होंने डाकिए को देवदूत कहा है। बच्चों, इस पाठ को आप स्वयं भी पढ़ेंगे, और ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।